हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य भाई विकास द्विवेदी सर के नोट्स। तो साहित्य जो शब्द हैं, जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी से तो आप समझते होंगे, हिंदी एक भाषा है जो उत्तरी भारत में बोली जाती है, जिसमें बिहार, राजस्थान, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र तक भी, उधर आंध्र प्रदेश तक भी, और पश्चिम बंगाल, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, तो बीच के जो उत्तर भारत के काफ़ी इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश भी इधर, तो इन इलाकों में ये बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है। और साहित्य शब्द जो है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उससे आप समझ पाएंगे। देखिए, साहित्य विशिष्ट शब्द, इसका मैं समझाऊंगा अर्थ। साहित्य शब्द जो है किससे मिलकर बना हुआ है और कैसे बना है, और उससे पहले एक शब्द को समझ लेते हैं। उस शब्द को समझ लेंगे ना तो फिर साहित्य को समझना आसान हो जाएगा। वो शब्द है वांग्मय। ये आपने शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये शब्द कैसे बना और किससे बना, इसका अर्थ क्या देखिए। वांग्मय शब्द का अर्थ होता है मौखिक या लिखित रूप में भाषा में कोई भी प्रस्तुत अभिव्यक्ति जो होती है, इसको हम वांग्मय कहते हैं। मौखिक लिखित भाषा में प्रस्तुत अभिव्यक्ति वांग्मय कहलाती है। मौखिक रूप से हो सकती है, लिखित रूप से हो सकती हैं। ठीक है। अब देखिए, वांग्मय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक धनमय। ये संधि जो है, संधि हिंदी में व्यंजन संधि का प्रकार है। क वर्ण जो है वो पंचम वर्ण ng बन गया है, वांग्मय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आगे आया है वो म आया है। ये संधि का नियम आप जानते ही होंगे। तो वांग में शब्द बना है वाक धनमय से। वाक का मतलब है भाषा। ठीक। वाक यानी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा का मतलब है कि प्रस्तुत अभिव्यक्ति, चाहे वो किसी तरह से हो। भाषा जो है व्यापक रूप में और सीमित रूप में अलग अलग अर्थ हैं। देखिए, हम मतलब शुरुआत से ही, बचपन से ही जब भी हमने किताबें पढ़नी शुरू की हिंदी की, तो वहाँ परिभाषा समझते आ रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा अभिव्यक्ति यानी बात प्रस्तुत करने की या समझने की, जो बात हम वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप का माध्यम भाषा है। ठीक। चाहे वो किसी रूप में हो, वो लिखित रूप से हो सकती है, पोस्टर के रूप में हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से होती है, वो भाषा ही होती है। भाषा देखिए हम समझ लेते हैं। भाषा की दो तरह से परिभाषा समझ सकते हैं। व्यापक अर्थ में भाषा का मतलब ये है कि उसमें लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा भी, यहाँ तक कि संकेत, पशु पक्षियों की भाषाएं भी इसमें शामिल हैं। जैसे आप जा रहे हैं, मान लो गाड़ी आप चला रहे हैं, और नियमों का पालन अगर आप करते हैं अच्छे से, तो आप देखते हैं कि सड़क पर जैसे ही लाल बत्ती हो जाती है संकेत के रूप में, तो आप वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं, तो वो भी एक संकेत है जिससे आप तक एक सांकेतिक भाषा पहुँची है और आप उसको समझ करके उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो वो संकेत यानी कि पशु पक्षी भी जो आपस में बात करते हैं, इनकी जो वार्ता होती है, वो भी व्यापक अर्थ में एक भाषा ही होती है। लेकिन सीमित अर्थ भाषा का मतलब है कि शब्दों की भाषा। शब्दों की भाषा से मतलब ये है कि मौखिक रूप से, लिखित रूप से या मुद्रित रूप से जो होता है वो। मौखिक का मतलब बोल करके, जैसे मैं आपको अब जो अपने शब्दों के माध्यम से जो आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं, वो एक भाषा ही है। और लिखित रूप से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लिखित लिखा हुआ है, मुद्रित लिखा हुआ है, तो ये सारे जो लिखित रूप में जिनपे एक लिपि होती है, और लिपि के द्वारा एक विशिष्ट तरह के मोड़ों के द्वारा, एक विशिष्ट तरह की आकृतियों के द्वारा अब तक बात पहुंच रही है। और मुद्रित का मतलब है छपी हुई। जैसे लिखित या मौखिक तब तक चलती थी जब तक मुद्रण की व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन आजकल जो है सारी पुस्तकें जो है मुद्रित रूप में मिलती हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो लिखित, मौखिक, मुद्रित, सुबह का अखबार जब पढ़ते हैं तो वो मुद्रित रूप में आपको मिलता है। अब देखिए, यहाँ भाषा का मतलब तो ये है। वांग में शब्द समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। वांग में के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती? वांग में, जैसा कि मैंने बताया, अभिव्यक्ति। वांग में, वाक का मतलब भाषा, और अभिव्यक्ति उसको कहते हैं वांग में को। तो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को वांग में कहते हैं। वांग में जो है वार्ता हो सकती है, वांग में एक शास्त्र हो सकता है, और वांग में एक साहित्य हो सकता है। अब देखिए, साहित्य पे वापस लौटेंगे हम। देखिए, वार्ता का मतलब क्या है? वार्ता का मतलब बातचीत है, सामान्य। शास्त्र का मतलब आप समझती हैं, चाहे वो एक विशिष्ट ज्ञान होता है उसमें, उसको शास्त्र कहते हैं। ठीक है। कैसे? वो विज्ञान हो सकती हैं, विज्ञान यानी कि भौतिक शास्त्र हो सकती है, रसायन शास्त्र हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकती है। सैद्धांतिक रूप से जो बातें उसमें लिखी होती हैं, सिद्धांत, जिसमें एक विशिष्ट शब्दों से उसका अर्थ स्पष्ट होता है, तो वो सिद्धांत हो सकते हैं। और जैसे अर्थशास्त्र भी एक शास्त्री है। इस तरह के विषय जिसमें शब्द का महत्व बेहद अधिक हो। मैं बताऊंगा वार्ता और शास्त्र और साहित्य में क्या डिफरेंस है। और तीसरा वांग्मय का प्रकार है साहित्य। तीनों को समझ लेंगे। पहले तो समझ लीजिए, वार्ता का मतलब बातचीत है, शास्त्र का मतलब आप समझते हैं जो एक विशिष्ट अर्थ के साथ जो सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट हो, उसको हम शास्त्र कहते हैं। ठीक है। और साहित्य क्या है? वांग्मय का वह हिस्सा जो शब्द और अर्थ के बीच की महत्व की प्रतिस्पर्धा जहाँ बनी रहती है। तीनों की परिभाषा समझ लेते हैं। वार्ता में अर्थों का महत्व अधिक होता है। जैसे कोई बात आप कहते हैं तो उस बात में अर्थ का महत्व, मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, वार्ता, मैं दो सेंटेंस बोलूँगा, दो सब सेंटेंस के बाद से समझिएगा कि वो क्या सैद्धांतिक रूप से है, एक साहित्य है, या वार्ता है केवल।
ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और एक ने कहा कि वह गधा जा रहा है, वह गधा जा रहा है। ठीक, अब उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ऐसा कहा। ठीक, संयोग से उसके पीछे की दिशा में एक गधा जा ही रहा था। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए इसको। तो इसके दो अर्थ है, देखिए, एक तो वो ऐसा कह रहा है कि वह गधा जा रहा है, यानी वो पशु की बात कर रहा है, जैसा पशु होता है गधा, आप जानते हैं। और दूसरा वो ऐसा कह सकता है उस व्यक्ति को वो मूर्ख जा रहा है। तो यहाँ देखिए, गधे का शब्द का अर्थ गधा ही है व्यक्ति के लिए, या फिर वह मूर्ख के अर्थ में है, मूर्ख के अर्थ में, समझ पा रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि शब्दों का शब्द जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ होना आवश्यक नहीं है बातचीत में। और ज़्यादातर मुहावरे जो है वो वार्तालाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जैसे वार्ता हुई, बातें हुई, तभी तो भाषा बनी, और वार्ता के माध्यम से ही भाषा बनी, और भाषा में ही सबसे ज़्यादा मुहावरों का अर्थ प्रयुक्त होता है। तो मुहावरे साहित्य में भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वो भी एक भाषा के माध्यम से ही आए ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब अर्थ का महत्व अधिक हो, शब्द का अर्थ महत्व नहीं हो। गधा गधा ही होना जरूरी नहीं है, लेकिन गधे में जो यहाँ सेंस बन रहा है, उसका जो अर्थ बन रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है गधा शब्द की बजाय। समझ रहे हैं आप, व्यक्ति के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं। तो जब अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो शब्द से भी, तो उसे हम वार्ता कहते हैं। ठीक, अर्थों का महत्व अधिक हो, सारे मुहावरे सुन सकते हैं, 9 2 11 होना। अब 9 गिनती की 9 2 और 11 होना, उस अर्थ में नहीं है, गणित की भाषा के अर्थ में नहीं है। या 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं। तो वार्तालाप में वार्ता जो होती है, वांग्मय का हिस्सा, उसमें अर्थों का महत्व अधिक होता है। इस बात को आप मतलब गांठ बांध लीजिए। दूसरा जो वांग्मय का अर्थ है वो है शास्त्र, दूसरा जो प्रकार है वो है शास्त्र। शास्त्र में शब्दों का महत्व अधिक होता है, अर्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। शब्द नहीं बदल सकते आप। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अर्थशास्त्र में एक परिभाषा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति शब्द में, इस मुद्रास्फीति शब्द को हिंदी के किसी दूसरे शब्द से आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसका कोई पर्यायवाची डाल करके उस अर्थ को आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि यहाँ शब्दों का महत्व अधिक है, अर्थ का भी महत्व है। ऐसा है नहीं कि अर्थ का महत्व नहीं है, लेकिन अर्थ का महत्व शब्दों पर टिका हुआ है। यानी कि शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ से। तो शब्दों का ज़्यादा महत्व हो, थीसिस हो, सिद्धांतिक बातें हो, तो वो शास्त्र होती है, वांग्मय का हिस्सा। शास्त्र के बाद साहित्य की बात करें, साहित्य में अर्थ का भी महत्व होता है, शब्द का भी महत्व होता है। और ये हमेशा ये प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी कि कहीं पर शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कहीं पर अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब तीनों की परिभाषा जान लीजिए। वार्ता अथवा बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ का महत्व हो, शब्दों का महत्व नहीं हो। इसलिए हम शब्दों को बदल करके भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं, इससे अर्थ में बदलाव नहीं होता है। उसको हम वार्ता या बातचीत कहते हैं, वांग्मय का एक हिस्सा है। दूसरा क्या है, देखिए, शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा जहाँ भाषा व्यवस्थित एवं सटीक रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही उसके अर्थ की क्षति हो जाएगी। वहाँ पर जैसे साइंस के कुछ इस तरह के शब्द हैं कि वहाँ उन शब्दों के इस्तेमाल से ही वो बात समझ में आएगी, वहाँ पर शब्द बदल करके वो बात आप समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, थियोरिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तीसरा जो है वो है साहित्य। साहित्य में शब्द और अर्थ हमेशा प्रतिस्पर्धा करेंगे। मतलब कहीं पर शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कहीं पर अर्थ हमेशा बनी रहेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शब्द ही महत्वपूर्ण हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्थ ही महत्वपूर्ण हो। शब्द अर्थ हमेशा प्रतिस्पर्धा करेंगे। और साहित्य का यहाँ अर्थ क्या वो समझते हैं हम। देखिए, साहित्य शब्द स और हित से बना है। स यानी सहयोग या समाज का या साथ में, और हित का मतलब क्या है समझते ही आप। तो समाज के हित की भावना अगर हो तो उसको हम साहित्य कहते हैं। जहाँ पर समाज के हित की भावना होनी चाहिए उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य का तीसरा गुण है, पहला तो ये है कि शब्द और अर्थ प्रतिस्पर्धी होंगे और समाज के हित की भावना होगी साहित्य में। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण प्रकार, या मतलब यूँ कह सकते हैं तीसरा गुण जो साहित्य का है वो है रमणीयता। यानी साहित्य में रमणीयता होनी चाहिए, उसमें एक स्पष्टता, सौंदर्य होना चाहिए। समझ रहे हैं, जैसे साहित्य ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को या तो खुश कर सके, या उसे एहसास करा सके दुख का, या उसे दुख से बाहर निकालने में सहयोग कर सकते हैं। मतलब भावना पर टिका होना चाहिए साहित्य। और भावनाएं, रमणीयता जो टिकी होती है वो होती है कल्पनाओं पर। तो जिस साहित्य में जितनी अच्छी कल्पनाएं होंगी वो उतना ही अच्छा साहित्य माना जाता है। तो शब्द अर्थ महत्वपूर्ण है, साहित्य की भावना और रमणीयता होनी चाहिए। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। अब वस्तुनिष्ठ को समझ लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश में एक शब्द चलता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है और ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव का मतलब है कि आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ किसे कहते हैं,
और आत्मनिष्ठ कैसे कहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वस्तु पर टिकी हुई चीज़ है, ऑब्जेक्ट पर टिकी हुई चीज़ है, यानी कि कोई फैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मैं अगर दो व्यक्तियों से पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो दोनों का उत्तर अगर उन्हें पता है तो नई दिल्ली ही होगा, क्योंकि भारत की फिलहाल जो राजधानी नई दिल्ली है। तो ये तो एक फैक्ट है, इसमें उन दोनों की राय अलग नहीं हो सकती। वो वस्तु पर टिकी हुई है, दिल्ली ही राजधानी है तो दिल्ली ही कहेंगे दोनों। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गई, दोनों के लिए ये चीज़ ऑब्जेक्टिव हो गई, ठीक। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि अगले प्रधानमंत्री बनने कौन बनेंगे, तो उन दोनों व्यक्तियों की राय अलग अलग भी हो सकती हैं। वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, वो किस विचारधारा को सपोर्ट करता है या वो किसको चाहता है, या अगले प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए। इस तरह से सवाल पूछूं तो वो कहेगा कि मेरे हिसाब से मोदी जी बनने चाहिए, मेरे हिसाब से राहुल जी बनने चाहिए, या मेरे हिसाब से केजरीवाल बनना चाहिए, कोई भी बनने चाहिए। तो वो अपनी अपनी विचारधारा से, अपनी अपनी सब्जेक्टिव होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, वो अपनी आत्मा से निष्ठा रखते हुए वो अपनी विचारधारा प्रस्तुत करेगा। तो वहाँ पर आत्मनिष्ठता उसकी दिखेगी। सब्जेक्टिव का मतलब अपनी राय देना है, आत्मनिष्ठता का मतलब क्या है, आत्मनिष्ठ होने का मतलब अपनी राय प्रस्तुत करना है। और राय जो है व्यक्ति पर डिपेंड करती है, अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन कोई चीज़ें फैक्चुअल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तो वहाँ पर व्यक्तियों की राय अलग अलग हो नहीं सकती। तो इस तरह से सब्जेक्टिव होने का मतलब ये है। तो ये है कि साहित्य जो है गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती। साहित्य अपनी एक राय की तरह है। सब्जेक्ट साहित्य जो है अलग अलग, एक ही कहानी या एक ही विषय पर अगर किसी को निबंध लिखा जाए तो वो निबंध अपने अपने हिसाब से अलग अलग लिखेंगे, अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी का यहाँ पर स्कोप है। मतलब समझ रहे हैं आप। गणित में ऐसा नहीं है 2 और 2 कितने होते हैं, 4 ही होंगे, तो वहाँ पर स्कोप बिल्कुल नहीं है। वो ऑब्जेक्टिव हैं, 2 और 2 पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट्स हैं 2, 2 और 2, तो 2 और 2 4 ही होंगे, तो उस पर डिपेंड करेगी इसका आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है अलग अलग हो सकता है साहित्य में। इसीलिए तो जो साहित्य है इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी अगर प्रस्तुत करते हैं अपने विचारों को बिना हूबहू शब्दों को शब्द से रट करके, शब्दों को बिना रटे हुए अगर आप विचारों को अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं और बात अच्छी से समझ जाती है, पहुंच जाती है एग्जामिनर तक, तो वो आपको नंबर दे देता है। बात ये है, इसलिए सब्जेक्टिविटी का स्कोप है, इसलिए साहित्य अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और अच्छे अंक आते हैं इसमें। साहित्य की परिभाषा गणित की वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, किंतु साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सौंदर्य शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स एक शब्द नया है, इसमें जानिएगा। तो साहित्य वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता, सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से इसका गहरा संबंध है साहित्य का। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहते हैं जब उसमें 3 गुण विद्यमान हो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इस चित्र की सहायता से अब तीनों को समझते हैं। देखिए, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना उपस्थित हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य, इनसे पढ़ करके आप समाज में बेहद मतलब महत्वपूर्ण मूल्य समझ सकते हैं। उनसे इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको इनके तुलसीदास और कबीर के साहित्य में मिल जाएंगी कि समाज के व्यापक हित की भावना के सबसे अच्छे उदाहरणों में से ये प्रस्तुत है, आपके सामने उदाहरण है। दूसरा जो है वो है रमणीयता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, तो समाज के हित की भावना बीच का बिंदु और रमणीयता तीसरा बिंदु, दूसरा बिंदु और दूसरा बिंदु बता रहा हूँ, फिर पहले बिंदु की भी बात करेंगे। देखिए, रमणीयता और सौंदर्य का रस उपस्थित हो, जैसे बिहारी और अज्ञेय का साहित्य। रमणीयता और सौंदर्य, भाषा की जो शब्दों का, जो अलंकारों का और जो मुहावरों का जितना अच्छा प्रयोग हुआ है ना इनके साहित्य में, तो वो रमणीयता को प्रदर्शित करता है, कल्पनाओं का भी। तो रमणीयता और सौंदर्य रस उपस्थित होना चाहिए। बिहारी और अज्ञेय का साहित्य इस प्रतिमान पर अच्छे साहित्य हैं। थोड़ी थोड़ी अनुपातिक रूप से हर किसी के साहित्य में रमणीयता ऊपर नीचे या समाज की व्यापक हित की भावना ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन गुण होने चाहिए तभी वो साहित्य गिना जाता है। ठीक है। तीसरी उनमें होनी चाहिए वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह केवल शब्द का अत्यधिक महत्व न हो। मतलब वार्ता में तो अर्थ का ही महत्व है, शब्दों का तो महत्व भी नहीं है। और दूसरी ओर शास्त्र में तो केवल अर्थ शब्द का ही महत्व है। अर्थ है उस पर टिके हुए, महत्वपूर्ण है, लेकिन अर्थ बिना शब्दों के नहीं है। ठीक है। तो शास्त्र में शब्द का अत्यधिक महत्व है और वार्ता में अर्थ का ही महत्व है, शब्द का महत्व कम है वहाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्ता और साहित्य की तीसरी दिशा है, शास्त्र की तीसरी दिशा है साहित्य। शास्त्र अलग है, वार्ता अलग है, और इन दोनों का मिला जुला रूप एक तरह से कह सकते हैं कि साहित्य होता है, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कई बार शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कई बार अर्थ। साहित्य जो है यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। आपने जनरली 2 का नाम चुना होगा, तीसरा जो है आप अभी सुन रहे हैं। जनरली आपने 2 ही सुने होंगे। मतलब पहला है पद्य, साहित्य में पद्य है, और दूसरा गद्य।
और तीसरा है चंपू काव्य। पद्य कहते हैं पोइट्री को और गद्य कहते हैं प्रोज को। पोइट्री, प्रोज और तीसरा है चंपू काव्य। चंपू काव्य नाम सुना नहीं है। चंपू काव्य का मतलब है गद्य और पद्य का मिश्रित रूप। मिश्रित रूप जो होता है वो चंपू काव्य होता है। इसमें मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, उनकी आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। वहाँ क्या होगा कि जैसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, पैराग्राफ में गद्य में लिखे हुए हैं, बीच बीच में आपको कविताओं की लाइनें या छंद युक्त लाइनें या बीच में से पद्य की लाइनें मिलती जाएंगी। यानी पद्य गद्य मिक्स होकर अगर लिखा जाता है, थोड़ा पैराग्राफ लिख दिया, फिर एक थोड़ी सी छंद युक्त कोई रचना पद्य लिख दिया, फिर गद्य फिर पद्य, फिर गद्य फिर पद्य, इस तरह से मिश्रित हो तो वो चंपू काव्य कहलाता है। और ये एक मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है यशोधरा, वो देख लीजिएगा, उसमें चंपू काव्य आपको मिल जाएगा। अब देखिए पद्य क्या है, गद्य क्या है और चंपू काव्य क्या है, ये समझना जरूरी है। पद्य का मतलब समझते हैं काव्य, कविता, रचना, आजकल इनको भी हम पद्य कह देते हैं। देखिए पद्य में एक तो होना चाहिए तुक, जरूरी नहीं है हर पद्य में तुक हो, पर होना चाहिए, बहुत सारों में होता है। अगर दूसरी बात कहें तो पद्य में होना चाहिए छंद, जरूरी नहीं है हर पद्य में छंद भी हो, होना चाहिए, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे पद्य भी हैं, कुछ ऐसी पोइट्रीज भी हैं जिसमें तुक भी नहीं है, छंद भी नहीं है। तो तीसरा उसमें होना ही चाहिए, वो है लय। लय के बिना कोई पद्य बनता ही नहीं है, नहीं तो फिर वो गद्य है। गद्य और पद्य में डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे अच्छा डिफरेंस जो है गद्य और पद्य का वो है लय। एकमात्र चीज जो इन दोनों को अलग करती है, आपसे पूछा जाए कि पद्य और गद्य में क्या डिफरेंस है, तो एक लय ऐसी चीज है जो इन दोनों को अलग करती है। लय का मतलब क्या है, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन। लय कैसे पैदा होती है, व्याकरण के नियमों के उल्लंघन से। मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण देके। व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करेंगे, व्याकरण के नियमों का उल्लंघन मतलब है कि एक जिस तरह से व्याकरण का वाक्य लिखा जाता है, उस नियमों का पालन न करते हुए उनके उलट कुछ कर दें। जनरली जैसे हमारे यहाँ हिंदी में क्या है कि सहायक क्रिया जो होती है, हेल्पिंग जो वर्ब होती है, वो सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में आती है, आखिर में आती है। लेकिन काव्य में आपने देखा होगा कि हैं बीच में आ जाता है या बीच में आते रहते हैं वो। जैसे मैं एक गद्य लिखा हूँ मैंने, ये सेंटेंस है, लाइन, इस गद्य को मैं आपको वापस पद्य के रूप में प्रस्तुत समझाता हूँ। देखिए एक लाइन है, आज 3 दिसंबर है। आप इसको पहले पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, प्रोज है, गद्य है। गद्य, गध नहीं, ध्यान दीजिएगा। 3 दिसंबर है, हिंदी साहित्य की पहली कक्षा है, चंचल विद्यार्थी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में घड़ी भी देख रहे हैं। ये एक लाइन है, आप देख के समझ रहे होंगे कि ये गद्य है, प्रोज है। अब इसी लाइन को एक भी शब्द को बिना बदले हम इसको पद्य में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देख लीजिए। और कैसे बनता है पद्य, जिसको आप लय कह रहे हैं, वो लय कैसे आती है देखिए। 3 दिसंबर है आज, पहली कक्षा है आज साहित्य की, पढ़ रहे हैं चंचल विद्यार्थी गंभीरता से, देख रहे हैं घड़ी बीच बीच में। तो यहाँ आप थोड़ी सी इस तरह की कविताएं आपने पढ़ी होंगी, तो ये आपको महसूस हो रहा होगा कि ये एक रचना बनी है, ठीक है। अब देखिए गद्य साहित्य। गद्य साहित्य जो है वो मैं बता सकता हूँ कौन कौन से गद्य होते हैं। गद्य साहित्य में देखिए कथात्मक गद्य होगा, एक दृश्य प्रधान गद्य होगा, एक विचार प्रधान गद्य होगा और चौथा अन्य विधाएं। कथात्मक गद्य में कहानी और उपन्यास, दृश्य प्रधान गद्यों में नाटक, विचार प्रधान गद्यों में निबंध और आलोचनाएं, और अन्य विधाओं में सब आ जाएगी आत्मकथा, जीवनी, एक ये प्रकार हो गया अन्य विधाओं में। दूसरा प्रकार संस्मरण और रेखा चित्र हो गया, और तीसरा जिसमें डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, इन सब में आप समझते होंगे। आत्मकथा क्या है, आत्मकथा का मतलब है व्यक्ति की खुद के द्वारा उसके बाद जीवन के बारे में लिखी गई चीज़ें। और जीवनी का मतलब किसी दूसरे के द्वारा किसी के बारे में लिखी गई जीवनी। आत्मकथा और जीवनी में ये अंतर है एक तो बड़ा। एक अंतर ये हो सकता है कि आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है अपने जीवित रहते हुए, ठीक। और जीवनी क्या होती है, जीवनी व्यक्ति किसी के जीवित रहते हुए भी लिख सकता है किसी के बारे में, और किसी की मरने के उपरांत, और ज़्यादातर जीवनी जो है मृत्यु उपरांत लिखी जाती है, जैसे कि आप जानते हैं। संस्मरण क्या है, संस्मरण का मतलब है स्मरण पर आधारित कोई साहित्य। संस्मरण का मतलब स्मरण का मतलब याद, जो चीज़, जैसे आपकी कोई पुरानी घटना ऐसी जीवन में है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उससे सीख मिलेगी लोगों को, तो इस तरह की चीज़ जो आप अगर लिख लेते हैं तो वो एक संस्मरण बन जाती हैं। और अच्छा संस्मरण जो है लोगों को सीख देता है, ये चीज़ आप जानते हैं। संस्मरण यानी स्मरण पर आधारित आपकी कोई पुरानी याद है, और संस्मरण जो होता है जनरली भूतकाल में लिखे जाते हैं। रेखा चित्र, और फिर डायरी समझते हैं आप। पत्र में समझते ही होंगे। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक पत्र जो दूसरे लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। जैसे एक उदाहरण दूं अगर मैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जेल में
रहते हुए रहने के दौरान अपनी पुत्री जो इंदिरा गांधी हैं उनको जो उन्होंने पत्र लिखे थे, वो पत्र वो ऐतिहासिक महत्व के पत्र हैं। ठीक है, तो वो पत्र यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा के पे गए आपने और वहाँ यात्रा वृत्तांत से ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो, तो फिर वो यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा रिपोर्ट तैयार किया आपने, और रिपोर्टाज ऐसी है कि वो साहित्य के रूप में प्रस्तुत हो सकती है। तो देखिए, गद्य साहित्य कथात्मक गद्य हो सकता है, कथात्मक में कहानी और उपन्यास है। कहानी आपके यहाँ 2 पुस्तकें हैं इस पाठ्यक्रम में। प्रेमचंद की एक पुस्तक जिसकी 16 कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं, प्रेम मंजूषा करके पुस्तक है। उस प्रेम मंजूषा में 16 कहानियाँ हैं, और कौन कौन सी हैं जैसा कि आप जानते हैं, कफन, ईदगाह और सदगति, इस तरह की बूढ़ी काकी, इस तरह की कहानियाँ जो 16 कहानियाँ बेहद महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं आपके पाठ्यक्रम में है। पाठ्यक्रम के हिसाब से ही देखिएगा। एक दूसरी पुस्तक है एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर में नई कहानियाँ जो आती हैं, नई कहानियों में ये पुस्तक है, और उसमें भी महत्वपूर्ण कहानियाँ यहाँ पर है। महाभोज, दिव्या, गोदान और मेला अंचल, ये उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में 4 उपन्यास हैं, और 4 ही उपन्यास यहाँ पर हैं। दृश्य प्रधान गद्यों में नाटक आते हैं, दृश्य जिसमें हो तो वो नाटक होते हैं। तो उसमें आपके 3 यहाँ पर नाटक हैं, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। ठीक, तो आषाढ़ का एक दिन जो है ये नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, आप सब समझिएगा, पढ़िएगा पूरा। और गद्य विचार प्रधान जो है उसमें निबंध और आलोचनाएं हैं, विचार आधारित जो होते हैं। उसमें निबंध में आपके एक तो चिंतामणि है पाठ्यक्रम में, एक निबंध निलय। ये चिंतामणि में शायद 2 निबंध हैं, और निबंध निलय में शायद 4 है, ऐसा कुछ है। इतने निबंधों की संख्या यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में। समीक्षाएँ आप देख सकते हैं, समीक्षा, आलोचनाएँ वगैरह। अब देखिए, आपके पाठ्यक्रम की बात करूँ तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 के भी 2 खंड हैं, प्रश्न पत्र 2 के भी 2 खंड हैं। पाठ्यक्रम जब आप देखते हैं तो उसमें ये चीज़ मिल जाती है आपको। सबसे पहले पाठ्यक्रम दिखा देता हूँ मैं आपको। अब कहानी क्या होती है, पाठ्यक्रम और कहानी को हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो कहानी और पाठ्यक्रम के साथ अब चीज़ों को समझेंगे। फिर कहानी जो एक विधा है, जैसा कि समझते हैं कि कहानी क्या है, कथात्मक गद्य में आती हैं। तो कहानी को और प्रश्न पत्र 1 और 2 के पाठ्यक्रम के साथ में कुछ चीज़ों को समझेंगे। कहानी शुरू करते हैं। कहानी पहली विधा है। विधा क्या होती है, शैली क्या होती है, विधा प्राकृतिक और ऐतिहासिक रूप से किस तरह से होती हैं, कथा क्या है, कहानी क्या है, कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, कथा और साहित्य में अंतर, हिंदी की पहली कहानी, कहानी और उपन्यास में अंतर, इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।